बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयार है? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज हैदराबाद के दौरे पर आया हूँ, ख़ास तौर से एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम और एहसास सेंटर्स का दौरा करने, वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर। और इसका दौरे का मकसद ये है कि जितनी गवर्नमेंट की मशीनरी इसमें काम कर रही है उनको अप्रिशिएट करना, अगर कहीं कमी नज़र आ रही है तो उसे पूरा करना। और एहसास के जो सिंध के डीजी हैं वो मेरे साथ बैठे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं और सेंटर टू सेंटर ये मुझे लेकर जा रहे हैं। इसमें हमने जो सेंटर्स, मखसूस सेंटर्स जिस पे हमने विज़िट करना था वो तो अपनी जगह हमने किए, और हम छापा मार कार्रवाई यानी कहीं से भी मैं इनसे कहता हूँ कि मुझे इस सेंटर पे नहीं दूसरे सेंटर पे ले जाएं तो वहाँ भी जाते हैं। मैं इंतहाई खुशी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते थे लोगों की इज़्ज़तें बरकरार रखते हुए उनकी मदद करना, बिल्कुल उसी तरह सानिया नशतर साहिबा ने पीएम के प्रोग्राम को मनोवन कोशिश की है कि बिला तफरीक, बग़ैर इसको पॉलिटिसाइज़ किए, बग़ैर किसी अपने हुक्मरान जमात के लोगों की तस्वीरें लगाए हुए, बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज अगर इसे लेना चाहते तो ले सकते थे, जैसे पिछली माजी में हुकूमतें लेती रही हैं। लेकिन एहसास के किसी एक बैनर पे, किसी एक इश्तिहार में वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं दिखाया जाता। ये मैं समझता हूँ कि ये उस शख्स का विज़न है, उस शख्स का एहसास है जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान हम कहते हैं, जिन्होंने 120 अरब रुपया मुख्तस किया इस काम के लिए, और सिंध में तकरीबन 144 अरब रुपया और सिंध में तकरीबन 19.5 अरब अब तक एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत बांट चुके हैं। आज जब मैं एहसास सेंटर का दौरा कर रहा था तो एक औरत जो बूढ़ी अम्मा थी, उसने यहाँ अपने दुपट्टे में कोई चीज़ बांधी हुई थी। तो मैंने जब उससे पूछा कि अम्मा इसमें क्या है, तो उसने कहा इसमें रोटी का टुकड़ा है, जब भूख लगेगी तो खाऊंगी, मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है। ये हालत है हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में लोगों की गुर्बत की। और इस गुर्बत की हालत में जो शख्स बिला तफरीक इन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो इनकी दुआ लेने की कोशिश कर रहा है, जो इस मुल्क के लिए इनकी दुआओं की कोशिश कर रहा है, जो अपने रब को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है, वो इमरान खान। मैं समझता हूँ कि जिस कदर तनदेही से और मेहनत से यहाँ पे हैदराबाद की ख़ास तौर से पूरी इंतज़ामिया ने, चाहे वो कमिश्नर हों, चाहे वो DIG हों, उन्होंने बड़ी मदद की है इस काम में, कार खैर में, अपना फ़र्ज़ समझ के इसकी मदद की है। मैं उन्हें क्रेडिट देना चाहता हूँ। मैंने आज कमिश्नर साहब के हवाले कुछ PPE सूट्स किए हैं जो कि हमारे पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स और ख़ास तौर से मैं हमेशा जिक्र करता हूँ जेनिटोरियल स्टाफ का, यानी सफाई का अमला जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है इस वक्त। जहाँ सेंटर्स में मरीज़ मौजूद हैं वहाँ पर अगर सफाई ना हो तो वो मर्ज़ जो है वो फैल सकता है। तो लिहाजा जो ये स्टाफ है जो सफाई कर रहा है अस्पतालों में, वहाँ उन इलाकों की जहाँ पे मरीज़ मौजूद हैं कोरोना वायरस के, उन्हें मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ कि तमाम सूबे में इसी तरह से जैसे हैदराबाद में ये सेंटर्स अपना काम अंजाम दे रहे हैं पूरे सूबे में, और इंशाअल्लाह मैं माह रमज़ान में भी निकलूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पूरे सूबे के हर सेंटर तक तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन जहाँ जहाँ पहुँच सकता हूँ वहाँ ज़रूर पहुँचूँ। तो मैं एक बार फिर ज़िला इंतज़ामिया का, हमारे एहसास के जो DG साहब हैं उनका, DIG का, कमिश्नर का, सबका मशकूर हूँ कि उन्होंने इस काम को सहल तरीके से चलाने की कोशिश की और इसे चलाया। साहब, ये मुझे बताइएगा कि 30 रोज हो गए आज लॉकडाउन को। सुबह सिंध में हमें कोई इमदादी ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। एहसास प्रोग्राम वज़ीर आज़म की तरफ से यहाँ पर वज़ीर आला साहब ने अलहदा से राशन का अरबों रुपए का दावा कर रहे हैं। काम ग्राउंड पे कोई चीज़ जो है हमें नज़र नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं कि विफाक और सिंध में की हुकूमतों में आपस में कोई ऐसा कोई
रास्ते का क्या कोई ऐसी तकसीम है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर वाज़ेह आपको बता दूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब ये फ़ैसला किया कि मुमलिकत पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतम्मल नहीं हो सकती, तो ये एक अनपॉपुलर फ़ैसला था। इसे लोगों ने पसंद नहीं किया और लोगों ने उस फैसले को पसंद किया इसके बरक्स जिन हुकूमतों ने लॉकडाउन के ऊपर तवज्जो दी। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि एक तरफ पॉपुलर फैसला है कि जो कौम चाह रही है या जो अवाम की डिमांड है उसे आप पूरा करके फौरी तौर से पॉपुलर हो जाएं। एक तरफ अनपॉपुलर रियलिस्टिक फैसला है जो कि एक लीडर का विजन देख सकता है, जिसको नज़र आता है लीडर को कि आगे आने वाले हालात में क्या होगा। तो इमरान खान साहब ने पहले बताया था कि पूरा अगर मुकम्मल लॉकडाउन करने जाएंगे तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ेगी। जो गरीब तबका है, जो घरों पे रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाता है, रोटी खाता है, वो पिस जाएगा, लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे आप और मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन कुछ हुकूमतों ने बशमूल हुकूमत सिंध ने लॉकडाउन पर जाने का फ़ैसला किया। उनके फ़ैसले का हमने एहतराम किया, अपने एतराज़ात उनको बताए और उनका भरपूर साथ दिया। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि साथ नहीं दिया, हाँ एतराज़ात ज़रूर बताए उनको। आज पूरा पाकिस्तान इस बात पर कायल है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे स्मार्ट लॉकडाउन के लिए, वो बेहतर ऑप्शन था बनिस्बत कंप्लीट लॉकडाउन के। लिहाजा वफाकी हुकूमत इस वक्त भरपूर राब्ते में है सिंध हुकूमत के साथ और कोशिश है कि उनकी मशावरत के साथ इस लॉकडाउन को नरम किया जाए, स्ट्रेटेजिकली इस लॉकडाउन को इम्पोज रखा जाए। शादी हॉल, सिनेमा घर या ऐसी मकामात, तफरीही मकामात जहाँ पर जाना ज़रूरी नहीं है, जिनके बगैर आदमी ज़िंदा रह सकता है, उन्हें फ़िलहाल बंद ही रखा जाए। और वो चीज़ें जो ज़रूरत ज़िंदगी है, मैं समझता हूँ कि कपड़े भी ज़रूरत ज़िंदगी है, जूते भी ज़रूरत ज़िंदगी है, दवाइयाँ और खाना तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ 50,000 ऐसे आइटम्स होंगे जिनका शायद हम तस्करा भी यहाँ ना कर पाएँ। तो अगर हम उनको आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, लोगों के रोज़गार में इजाफा होगा। जो घर बैठ गए हैं, जो लोग इस वक्त ले ऑफ के लिए यानी निकालना चाहते हैं अपने कारोबार से लोगों को, बजाय इसके कि रमज़ान में उनकी मज़ीद मदद की जाए, वो अब उनको अपने कारोबार से निकालना चाहते हैं, नौकरियों से निकालना चाहते हैं। तो हम बेरोज़गार नहीं होने देंगे किसी को इंशाअल्लाह और साथ मिल के चलेंगे। देखिए, मैं तो इसको मॉनिटर नहीं कर रहा, लेकिन सारी मॉनिटरिंग जो आपके कैमरे के थ्रू होती है वही मॉनिटरिंग हमारे तक पहुंचती है। मेरे पास कोई स्पेशल टीम मैंने इसके ऊपर नहीं लगाई हुई कि मैं इसको मॉनिटर करूं, लेकिन इसकी बेइंतहा शिकायत आ रही हैं। वज़ीर आला तक भी वो शिकायतें पहुंची होंगी, मेरे तक भी वो शिकायतें पहुंचती हैं। मैं समझता हूं कि इसको मज़ीद शफाफ तरीके से इसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। उन लोगों को बीच में डालने की ज़रूरत है जो किसी जमात, सियासी जमात या किसी तरीके से अपनी एफिलिएशन ज़ाहिर ना करें और उन हकीकत में उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें जिन्हें राशन की ज़रूरत है। ये कहना कि हमने इतने अरब का राशन बांट दिया और दाएं हाथ ने दिया और बाएं हाथ को पता भी नहीं लगा, ये कोई, मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है। बात इस तरह से होनी चाहिए, अगर इतनी बड़ी तादाद में राशन बट रहा है तो वो बढ़ता हुआ नज़र भी आना चाहिए और लोगों तक पहुँचते हुए भी उसका एक सिलसिला है, जो जैसे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट कर रहा है या और कोई दूसरे लोग कर रहे हैं, कराची रिलीफ ट्रस्ट जो है वो कर रहा है, तो हमें नज़र आता है, उनके पास प्रूफ्स होते हैं, उनके पास चीज़ें होती हैं, हमें दिखता भी है, लोग बताते भी हैं। तो इस तरह से होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अपने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की मॉनिटरिंग को मज़ीद सख्त करना पड़ेगा। एनडीएम चेयरमैन साहब जो है उन्होंने बोला है कि अगले माह तक हम लॉकडाउन लेकर जाएंगे। पीएम साहब भी जो उन्होंने भी बोला है कि हम अगले माह तक जो है मई तक जो है लॉकडाउन लेकर जाएंगे। क्या ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा? देखिए, पीएम साहब तो लॉकडाउन को सॉफ्ट करने जा रहे हैं। मस्जिदों का खोलना, रमज़ान में तरावी का इबादत का एहतमाम करना, इसका तमाम का ज़िम्मा वज़ीर आज़म ने उलमा कराम को दिया है। वज़ीर आज़म ने बिल्कुल वाज़ेह तौर से उलमा को ये कहा है कि मैं मसाजिद के अंदर पुलिस के ज़रिए इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं करना चाहता।
मैं चाहता ये हूँ कि अगर आप ज़िम्मा लेंगे तो मैं मसाजिद खोलना चाहता हूँ, लेकिन जिम्मेवारी उलमा की है कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, और उलमा ने ये ज़िम्मा लिया। और मैं अब तक जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ मसाजिद के अंदर इंतज़ामात, वो बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे हमारे साथ तय किए गए थे। उलमा इसके अंदर भरपूर साथ दे रहे हैं। जो बात दूसरी बात आपने क्या, ये जो साइंस की बुनियाद पे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे वो वायरस की जो क्लासिफिकेशन इसकी वायरस की क्लासिफिकेशन तो जब WHO कर लेगी तो फिर आगे इसकी मज़ीद तर्जुमानी हो जाएगी। फ़िलहाल तो ये एक ऐसी जंग हम लड़ रहे हैं जिसमें दुश्मन हमें नज़र नहीं आ रहा। दुनिया में इसकी कोई SOP सेट नहीं है, यानी कोई किताब नहीं है कि हम वो किताब पढ़ लें कि वायरस को कैसे कंट्रोल किया जाए और उसको हम कंट्रोल पे चले जाएं, क्योंकि ये वायरस पहले दुनिया में देखा नहीं गया। ये पहली बार दुनिया में हुआ है। वफाक ने अपनी तरफ से भरपूर मदद करने की कोशिश की है सिंध हुकूमत की। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सिंध हुकूमत के लिए 3,45,100 सर्जिकल मास्क, 9,647 N95 मास्क इरसाल कर दिए गए हैं। 69,299 हिफाजती सूट PPE जिसको आप कहते हैं, और 15,777 कार्टन भी इस्तेमाल किए गए हैं। 49,587 सर्जिकल टोपियाँ, 31,614 जोड़े दस्ताने और 4,038 हिफाजती ऐनकें भी सिंध हुकूमत को इरसाल की गई हैं। 37,674 जूतों के कवर और 1,521 फेस शील्ड भी सिंध हुकूमत के डॉक्टरों के लिए सिंध हुकूमत के हवाले, ये कल की बात आपसे मैं कर रहा हूँ की गई है। इससे पहले जो था वो अलहदा था। इसके अलावा बायो हज़ार्ड सूट, बॉडी बैग्स और सेफ्टी बॉक्सेस भी सामान में शामिल हैं। इसके अंदर हमने 1 लीटर और 250 ml की सैनिटाइजर्स की बॉटल्स जो हैं वो लातादाद सिंध हुकूमत के हवाले की गई हैं। PCR मशीन्स सिंध हुकूमत के हवाले की गई हैं। उसके लिए टेस्टिंग किट्स सिंध हुकूमत के हवाले की गई हैं। इसमें हमने $10 मिलियन जो IMF का यहाँ पे गैर इस्तेमाल शुदा रकम थी वो सिंध हुकूमत के हवाले की गई, और जो मदद सिंध हुकूमत ने चाही वो से दी, और मज़ीद भी अगर सिंध हुकूमत मदद चाहेगी वफाक से तो वफाक बिल्कुल आगे बढ़कर अपने सूबा सिंध की मदद करेगा, दूसरे सूबों से ज़्यादा बढ़ के मदद करेगा। इमरान खान साहब को हर सूबे का उतना ही एहसास है जितना उनको किसी और सूबे का हो सकता है, लिहाजा इसमें कोई तफरीक नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि सिंध का एहसास पंजाब से ज़्यादा है या पंजाब का एहसास सिंध से ज़्यादा है। वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, पूरे पाकिस्तान का दुख वज़ीर आज़म को महसूस है। देखिए, पैकेज तो वफाक का बहुत बड़ा है, यानी 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज इस हालत में जहां ख़जाना खाली हो, जहां पे मुल्क मकरूज़ हो, जहां मुल्क के पास कर्ज़े उतारने की सोच रही है हुकूमत और वो अपने आप को इस ज़िम्न में बेबस पाती हो, क्योंकि पिछली हुकूमतों ने बेइंतहा जो कर्ज़ लिए उसमें पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन का आधा पैसा उनके कर्ज़ों के सूद उतारने में चला जाता है, कर्ज़ उतारने में नहीं, कर्ज़ों का सूद उतारने में। उस वक्त वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया कि 1200 अरब रुपया के उन्होंने मुख्तलिफ पैकेजेस दिए, जिसमें इंडस्ट्रियल पैकेजेस हैं, जिसमें एक्सपोर्टर्स के पैकेजेस हैं, जिसमें हमारा ये एहसास प्रोग्राम का पैकेज है। इस तरह के बहुत सारे पैकेजेस हैं। आप उसमें देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा पैकेज कभी किसी हुकूमत ने नहीं दिया। पाकिस्तान से आज तक की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा रिलीफ पैकेज कभी किसी हुकूमत ने नहीं दिया। और मज़ीद ख्वाहिश है वज़ीर आज़म की कि इसी पैकेज को वो अगर ज़रूरत पड़ने पर एक बार फिर रिपीट करना चाहते हैं। तो अभी हम स्टडी मोड में हैं, स्टडी फेज़ में हम देख रहे हैं कि अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसको इंशाल्लाह रिपीट कर देंगे। देखिए, डील का तो मुझे नहीं इल्म, मैं कोई चीज़ ऐसी बिला वजह किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दूं।
सोशल मीडिया पे कई खबरें सच्ची होती हैं और कई खबरें झूठी भी होती हैं, तो लिहाजा मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सनतकारों की कोई डील हुई है। मेरी सनतकारों से रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात होती है। कल भी मेरे साथ फेडरेशन के लोग, छोटे ताजिर, अंजुमन ताजिर इत्तेहाद मेरे साथ बैठे थे, हमारा सेशन हुए, उन्होंने अपनी सजेशंस दी। वो सजेशंस मैंने वज़ीर आज़म को भेज दी, वज़ीर आला से भी शेयर कर लूँगा। उसमें से किसी ने भी मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की कि उनसे किसी ने पैसे मांगे या कोई डील हुई है। तो लिहाजा मैं ऐसी चीज़ को आपसे नहीं कह सकता वसूख से कि ऐसी कोई चीज़ हुई है। नहीं, बिल्कुल एक ही चीज़ है। जो चीज़ सदर पाकिस्तान ने अपने बयानिए में कही, वो बिल्कुल वज़ीर आज़म की इजाज़त से वज़ीर आज़म के साथ बैठ के एक पॉलिसी बना कर कही गई। उसके बाद अगले दिन जो इजलास हुआ उलमा के साथ, जिसमें मैं भी शरीक था, वज़ीर आज़म उसकी सदारत कर रहे थे। उसमें ये बात जो आप कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, वज़ीर आज़म ने उलमा से कही थी कि मैं मसाजिद के अंदर पुलिस के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाऊंगा। मैं सिर्फ उस शर्त पे आपके साथ चलूँगा कि अगर आप ज़िम्मा लेंगे, यानी उलमा ज़िम्मा लेंगे इस चीज़ का कि वो इन SOPs को इम्प्लीमेंट करवाएंगे मसाजिद के अंदर, तभी उन्होंने कहा कि मैं चलूँगा। और तमाम उलमा ने वज़ीर आज़म के ऊपर इत्मीनान करते हुए ये कहा कि हम आपके साथ गारंटी करते हैं कि ये हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और आपको अथॉरिटी देते हैं कि अगर कहीं पे आपको नज़र आए कि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपना डिसीजन रिव्यू करने का हक रखते हैं, और हम आपके साथ खड़े होंगे अगर आप कहीं पे अपना फ़ैसला तब्दील करते हैं तो लिहाजा इस पर बड़ी जिम्मेदारी उलमा कराम के ऊपर है। उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी ली है। ये एक समझे कि रिस्की शॉट है, लेकिन जो वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने अल्लाह पे भरोसा करते हुए, अपनी कौम पे भरोसा करते हुए, क्योंकि एक कौम ही ये काम कर सकती है, ये किसी को डंडे के ज़ोर पे नहीं कराया जा सकता। और वज़ीर आज़म का हमेशा से ये उम्मीद और भरोसा रहा है कि जो पाकिस्तानी कौम है ये एक दुनिया की बेहतरीन कौमों में से है। तो इंशाअल्लाह हमारी कौम इसको प्रूव भी करेगी। हम रमज़ान में अपनी इबादत भी करेंगे और महफूज भी रहेंगे। जी, भाई आप पहले एक चीज़ समझ लें, दुनिया में जहाँ भी लॉकडाउन हुआ है ना, वहाँ किसी पॉलिसी के तहत लॉकडाउन हुआ है। क्या हम 60 दिन के लिए लॉकडाउन करते हैं, इस 60 दिन में हम इतने अस्पताल बना लेंगे, इतनी वेंटिलेटर्स ले आएंगे, इतने आइसोलेशन सेंटर्स बना लेंगे, इतनी दवाइयाँ हमारे पास होंगी, इतने लोगों का हम इलाज कर पाएंगे, उसके बाद हम उसको खोल देंगे। हमारे पास क्या, हमने क्या पॉलिसी कोई ऐसी वजह की है कि हम जो लॉकडाउन करने जा रहे हैं, जो अपने शहर को बंद कर देंगे, तो हम उस दौरान हम करेंगे क्या? या हम सिर्फ इसका इंतज़ार करेंगे कि जहाँ पर जो होना है वहाँ हो जाए, उसके बाद फिर हम खोल लेंगे? तो लिहाजा एक स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है लॉकडाउन को। उसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया जा रहा है, जो अब एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपकी दुकानें भी खुलेंगी, जिसके अंदर आपके लोग, यानी एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि अगर एक दुकान की कैपेसिटी कम है तो 4 से ज़्यादा कस्टमर न जाए, उन्होंने मास्क पहने हो, हैंड सैनिटाइजर्स उनके पास हो, जो सेल्समैन है उसने मास्क पहने हो, कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन हो, रकम की लेन देन में भी ग्लव पहन के किया जाए। इस तरह की SOPs आ रही हैं जिसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे रहे हैं। तो स्मार्ट लॉकडाउन में लोगों का रोज़गार चलेगा, लोग बेरोज़गार नहीं होंगे, और वो अपने अपने ज़रिए माश को बाइज़्ज़त तरीके से और हक हलाल के तरीके से जैसे वो कमाते थे उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। हमें कुछ अरसे के लिए कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। ये वायरस, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वायरस अगले हफ्ते चला जाएगा या 10 तारीख को चला जाएगा या 15। अभी दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि ये कब तक रहेगा, कब जाएगा, कितना इसका इफ़ेक्ट होगा, कितना इफ़ेक्ट नहीं होगा। हमारे पास इस तरह के तो नहीं, इससे कमज़ोर वायरस कई आए। इबोला था, येलो फीवर था, मैड काव था, स्वास था, जो जाने कितने वायरस आए। डेंगू हमारे पास हर साल वापस आता है घूम फिर के। अल्लाह ने बड़ा ख़ास करम पाकिस्तान पे किया हुआ है कि आज तक 200 की तादाद अभी तक क्रॉस नहीं हुई अमवात की कोरोना वायरस की वजह से, जो दुनिया में कम तरीन रेशो है।
मैं एक बार फिर आपसे कह दूं कि दुनिया का कम तरीन रेशो में से एक पाकिस्तान का है अमवात का कोरोना वायरस का। ये तकरीबन 0.2% बनता है आबादी के लिहाज से। तो इसके लिए हमें अपने रब का शुक्र अदा भी करना चाहिए, लेकिन इसमें हमें दीवाना वार नहीं खोल देना चाहिए कि हम बाज़ारों में निकल जाएं और मॉल्स भरे हों और सिनेमा जा के देख रहे हों कि हमारे पास वायरस हमें कुछ नहीं कर सकता। ये खाम ख्याली में बिल्कुल ना रहें। लेकिन न जाने क्या अल्लाह को हमारी कोई चीज़ पसंद आई कि जिसकी वजह से उसने हमारे मुल्क पाकिस्तान पे रहम अपना किया हुआ है। वरना जो हाल इस वक्त अमेरिका, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक में हो रहा है, वो खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में होता तो उसका पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता। उसको बर्दाश्त करने का कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान की इतनी बड़ी तादाद में अमवात को हैंडल करने की। जी, इसके लिए स्ट्रेटजी तरतीब दे दी गई है। वो लोग, वो हजरात या ख़वातीन जिनके थंब इम्प्रेशन या उंगली को इम्प्रेशन ख़त्म हो चुके हैं, जो कि 60 साल 65 साल के बाद ये तकरीबन बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि उसमें कई लोगों का इम्प्रेशन नहीं आता, उसके लिए नादरा में वेरिफिकेशन सेंटर्स खोल दिए गए हैं। वो लोग, उन लोगों को हम नादरा रेफ़र कर रहे हैं, वो नादरा जाते हैं, नादरा सर्टिफाइड उनको कर देती है और वो एक तरह का समझें कि पे ऑर्डर जैसे उनको मिल जाता है और वो बैंक से जाके कैश करा लेते हैं। तो ये मामला आया था जिसको हल कर लिया गया। नहीं, मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुकसान पूरी दुनिया का इकॉनमी नुकसान हुआ है। यानी कभी हमने ये सोचा नहीं था कि खाम तेल को उठाने के पैसे मिलेंगे, फ्री में ऑयल और उठाने के पैसे भी आपको साथ इस वक्त मिल रहे हैं। ये कभी आज से कुछ 4-6 दिन पहले भी किसी ने नहीं सोचा था। तो इस वक्त दुनिया तब्दील हो रही है। हम दूसरी बार एक बदलती दुनिया को देखने जा रहे हैं, जो हमने एक 9/11 में देखा था, जब हमारी, कम से कम अपने खित्ते की मैं बात कर सकता हूँ कि दुनिया तब्दील हो गई थी। और एक बार फिर हम विटनेस कर रहे हैं, एक बदलती दुनिया को हम देख रहे हैं। और इसके बाद कौन सा मुल्क कहाँ जाता है, इकोनॉमिक वायबिलिटी किसकी कितनी बनती है, कौन सी कौम उठती है, कौन सी कौम गिरती है, ये सब आने वाले वक्त में मुनसर है कि वो किस तरह से हो पाएगा। एक चीज़ आ रही थी कि हुकूमत सिंध की तरफ से थोड़ी सी शिकायत थी कि हुकूमत सिंध के कुछ लीडरान ने भी ट्वीट भी की थी और मैसेज भी किया था कि सिंध के साथ कुछ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है, जिसके अंदर उनको किट्स की कमी है। तो उनको किट्स पहले भी प्रोवाइड की गई थी। लेटेस्ट आपको मैं 19 अप्रैल का NDMA का बता देता हूँ कि 53,000 किट्स जो हैं वो टोटल ली गई थी, जिसमें से 17,000 थ्रू डोनेशन आई थी, VTM 25,000 और स्वाब टेस्ट के लिए 25,000। ये हमारे पास चीज़ें मौजूद थी जो हमने सिंध को दे दी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें 53 और 17 अलग हैं। जी, 53 अलहदा हैं और 17,000 अलहदा हैं। तो 53,001 और 17,001 की किट्स दी गई हैं। अभी इतने टेस्ट की कैपेसिटी सिंध में है नहीं कि इससे ऊपर के टेस्ट वो कर सकें। जैसे उनकी कैपेसिटी बिल्ड होगी या उससे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड कर देंगे। हमारी वज़ीर आज़म की भी ये ख्वाहिश है कि इस जंग को हम इकट्ठे मिल के लड़ सकते हैं। इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, इसमें हमने एक दूसरे का साथ देना है लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ लोड शेडिंग पूरे सिंध में जो है बहुत ज़्यादा की जा रही है। और दूसरा सवाल ये है कि आप एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं कि लोगों को पकड़ा नहीं जाए, जेलों में नहीं डाला जाए, यहाँ ख़वातीन की बेइज्जती हो रही है और लोगों को यानी कि इस तरह से जराइम पेशा अफराद की तरह फोटो खींच के पुलिस और वीडियो वायरल कर रही है, पिक्चर्स भेज रही है। उस पर आपने क्या बात, किस चीज़ के ऊपर? लॉकडाउन डबल सवारी पे देखिए, ये दुनिया का अफसोसनाक तरीन मंजर होता है जब हम ये देखते हैं कि अपनी पुलिस अपने ही लोगों पे डंडे बरसाए। ये किसी महज़ब कौम में ये काम नहीं होता। ये इंतहाई गलत काम है। मैं पुलिस से भी ये कहूँगा, IG सिंध से भी कहूँगा और चीफ मिनिस्टर से भी बात करूँगा कि कम से कम ख़वातीन और बच्चों के साथ पुलिस का ये रवैया मुनासिब नहीं है।
इसे फौरी तौर से रोका जाए। और लोगों से भी मैं ये गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि अगर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है मोटरसाइकिल के ऊपर डबल सवारी की तो उसका आप एहतराम करें पाबंदी का, ना ये काम करें कि किसी के लिए आपको तकलीफ और जहमत उठानी पड़े। लेकिन पुलिस के ऊपर मैं जोर दूंगा कि ये बिल्कुल काम ना करें, अपने लोगों को डंडे ना मारें। आपने अगर जो काम आप कर रहे थे कि आप 1 घंटा साइड पर बिठा देते थे वो मुनासिब है, आप कर रहे थे मोटरसाइकिल का आपने हवा निकालनी शुरू कर दी थी, उसको भी मैं कहता हूँ चलें चला लें आगे। लेकिन ये लोगों को डंडे मारना, फिर उनकी तजलील की तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगाना, ये कहाँ की कोई काबजीन तो नहीं है पुलिस, कहीं बाहर से तो नहीं है कब्जा करने पाकिस्तान पे। सिंध की पुलिस जो है वो सिंध के लोगों की खिदमत के लिए है, तो लिहाजा उसे खिदमत तक रखें, डंडे मारने पे ना रखें। बहुत शुक्रिया। यार लोड शेडिंग का मुझे समझ नहीं आया कि लोड शेडिंग किस लिए हो रही है, क्योंकि इस वक्त तो इंडस्ट्रीज बंद हैं, वाफिर मिकदार पे लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक के पास भी मौजूद है और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के पास भी मौजूद है। मैं इसको ज़रा सा चेक कर लूँ, मेरे पास आज ही ये कंप्लेन आई है कि लोड शेडिंग हो रही है, मुझे इसको देखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं एनर्जी मिनिस्टर से भी बात करूँगा और हेस्को को भी मैं मुतनब्बे करूँगा कि वो फौरी तौर से लोड शेडिंग अगर कहीं कर रहे हैं, अगर कोई ख़राबी है तो वो बताएं, अगर कोई लोड शेडिंग कर रहे हैं तो उसे फौरी तौर से ख़त्म करें। मैं ज़रा सा इसको देख लूँ भाई, मुझे इसका सही इल्म नहीं, तदारुक मैं उस वक्त कर सकूँगा जिस वक्त मैं सही मामला को देखूँगा। मैं हैदराबाद आया हुआ हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आज हेस्को के चीफ से भी हमारी मुलाकात हो जाए ताकि मैं उनसे भी स्टोरी सुन लूँ और उन्हें मुतनब्बे भी कर दूँ तो ये काम नहीं करेंगे। मैं मिनिस्टर को भी ऑनलाइन ले लूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये तकलीफ मैं दूर करके जाऊँगा।